अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 का अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। उसने कहा ये दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो एक नई लाइन बनती है, ठीक है, जो कि थर्ड लाइन के पहली बार हमने सपोज करना है कि पैरेलल है, दूसरी बार हमने सपोज करना है कि वो परपेंडिकुलर है। अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन से ये लाइन बन रही है, जैसे ये देखिए, अगर ये दो लाइंस है ना, ये ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट पे ये थर्ड लाइन बन रही है जो कि हमने एक्चुअली फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है वो इन तीनों लाइन का कंबाइन एक मुश्तरका पॉइंट है। तो हम पहले वो पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इंटरसेक्शन का पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? दोनों इक्वेशंस को जो आपके पास गिवन है इनको साइमल्टेनियसली हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करेंगे? पहली हमारे पास इक्वेशन है x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है 7x प्लस वाई प्लस 20 इज इक्वल टू 0। किसी के भी एक अगर ऑपोजिट साइन है तो चलेगा, वाई वाई से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 8x। 20 माइनस 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 16, तो ये आ जाएगा प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x हमारे पास आ जाएगा -16/8 विच इज़ इक्वल टू 2। x की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों में से किसी एक में पुट कर लेते हैं। मैं ये फर्स्ट वाली में पुट करी हूँ, ये ज़रा देखने में इजी लग रहा है। ये आएगा 2 -2, तो ये आ जाएगा -2 माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। वाई उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, -2 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, और वाई हमारे पास आ गया -6। तो इन दोनों का कौन सा पॉइंट हमारे पास आ गया? इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 -6। अब ये जो लाइन हमने फाइंड आउट करनी थी, जिसकी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, उसका एक पॉइंट आ गया है। तो अगर हमारे पास स्लोप भी आ जाए तो हम 1 पॉइंट वो जो स्लोप फॉर्म है वो हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी हम अब स्लोप निकालने के लिए उसने ये दो हिंट दिए कि पहले सपोज कर लें कि वो इस लाइन के पैरेलल है। पैरेलल है तो दोनों की स्लोप्स इक्वल होंगी, तो उसके लिए ज़रूरी है पहले इस लाइन की हम स्लोप फाइंड आउट करें। तो अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम लिखेंगे एज 6x प्लस वाई माइनस 14 इज इक्वल टू 0। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएंगे -6x प्लस 14, तो इसकी स्लोप हमारे पास आ गई -6। लिखेंगे एज बोथ लाइंस आर पैरेलल। ये पैरेलल का साइन होता है, पैरेलल है तो इनकी स्लोप आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। तो हम वो कंडीशन भी साथ लिख देंगे। सो m1 इज इक्वल टू m2। तो इस हिसाब से हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? 1 पॉइंट है और आपके पास स्लोप भी आ गई है, तो हमारे पास होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। तो आ जाएगा y माइनस ये पॉइंट पुट करेंगे +6, स्लोप आपके पास -6 है, x +2। अब आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर, साइमल्टेनियसली कह रही हूँ, नॉर्मली मल्टीप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर लें। तो आ जाएगा y +6 इज इक्वल टू -6x -12। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 6x प्लस वाई प्लस 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सारी टर्म्स उसी साइड पे ले गई, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी 6x प्लस वाई प्लस 18 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन ऑफ लाइन आई है? जो पैरेलल की कंडीशन से आई थी। अब हमने क्या कहना है, यहाँ तक तो आपके पास सेम रहेगा। अब हमने कहना है इफ़ बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या निकलेगी? तो अब आएगा इफ़ बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो उसकी कंडीशन क्या होती है? m1 m2 आपके पास -1 के इक्वल होता है। तो एक स्लोप तो हमने अभी जो निकाली थी m, उसको हम 1 अगर कह लें तो वो -6 थी। तो इसका मतलब है m2 हमारे पास क्या हो जाएगी? -1/m1 विच इज़ इक्वल टू 1/6। पॉइंट आपके पास वो इंटरसेक्शन का तो सेम रहेगा, वो हमारे पास था ये, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या फॉर्म बनेगी? सो y माइनस y1 इज इक्वल टू m
x माइनस x1, y माइनस ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, +6 1/6 x +2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 6y + 36 इज इक्वल्स टू x +2। सारी टर्म्स एक तरफ कर दें, मैं x को पॉजिटिव रखने के लिए सारी टर्म इस साइड पे लेके आऊँगी, तो ये बन जाएगा x माइनस 6y माइनस 36 +2 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 6y यह आ जाएगा -34 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन तक उस फॉर्म में आ गई जब आपके पास वो जो थर्ड वन उसने लाइन दी थी उसके परपेंडिकुलर। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास इसी क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। इसमें स्टार्टिंग वाले स्टेप सेम होंगे, सिर्फ एंड वाला जो उसने परपेंडिकुलर पैरेलल की कंडीशन दी थी, इसमें उसने दूसरा हिंट दिया, उसने क्या, मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। मतलब हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो इन दोनों के इंटरसेप्ट से बन रही है, यानी कि एक पॉइंट यहाँ से निकलेगा और जो स्लोप वाली कंडीशन है वो हमने यहाँ से फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका फाइंड आउट कर लेते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास क्या है, x + 2y + 3 इज इक्वल्स टू 0। एक ये है, एक 3x + 4y + 7 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर हमने इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना हो तो हम पहले कोफिशिएंट एक जैसे बना लेते हैं। ठीक है, अगर मैं 2 से थ्रू आउट इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ तो ये मेरे पास आ जाएगी 2x + 4y + 6 इज इक्वल्स टू 0। इसमें अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ इक्वेशन 2, आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको 2 का ले दें और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 - 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी 3x + 4y + 7 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करें तो साइन तो चेंज होंगे, ये आपस में y कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा -x -1 इज इक्वल्स टू 0। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। x आ गया, y कैसे निकालेंगे, दोनों इक्वेशन में से किसी एक पे पुट कर दें। तो ये फर्स्ट वाली मुझे ज़रा आसान लग रही है, तो हम इसमें अगर पुट करें, इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x + 2y + 3 इज इक्वल्स टू 0। x की जगह पे -1 पुट कर दें, 2y + 3 इज इक्वल्स टू 0, 2y + 2 इज इक्वल्स टू 0। y हमारे पास क्या आ जाएगा, -2/2 और y आ जाएगा -1। तो हमारे पास इंटरसेप्ट पॉइंट क्या आ गया, -1 -1। ठीक है, अच्छा अभी फ़िलहाल हमारे पास इन्फॉर्मेशन मज़ीद स्लोप निकालने की डायरेक्ट कोई नहीं है, इनडायरेक्ट है। तो अगर हम इक्वेशन देखें कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन एक्चुअली बनती क्या है, वो बनती है y - y1 इज इक्वल्स टू mx - x1। ठीक है, तो इसमें अगर हम x और y की वैल्यू पुट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा mx + 1। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब ज़रा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को दोबारा गौर से सुने। उसने कहा एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब है, पहले तो इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है ये आप ज़रा देखिएगा। अगर आपके पास एक्सिस है, कोई इक्वेशन ऑफ लाइन है, इंटरसेप्ट का मतलब होता है ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये वाई इंटरसेप्ट है। ठीक है, कि वो इंटरसेप्ट कर रही है। अब इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब है कि अगर ये 2 पे इंटरसेप्ट कर रहा है तो ये भी 2 पे कर रहा है, ये 9 पे कर रहा है तो ये भी 9 पे कर रहा है। ठीक है, इसका ये मतलब है। एक और चीज़ याद रखिएगा, एक्स एक्सिस पे जब एक्स इंटरसेप्ट है तो इस जगह पे वाई ज़ीरो होगा, जब वाई इंटरसेप्ट है तो वहाँ पे एक्स ज़ीरो होगा। तो हम पहले इसी कॉन्सेप्ट को लेके बारी बारी इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। हम लिखेंगे एट एक्स इंटरसेप्ट, जब एक्स इंटरसेप्ट होगा यानी कि एक्स का पॉइंट चेक करेंगे तो उसमें वाई ज़ीरो होगा। इसी इक्वेशन 3 में हम वाई ज़ीरो पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल्स टू mx + 1 आ गया। इसमें से आप x की वैल्यू निकाल दें। ठीक है, तो अगर मैं निकालूं तो ये हमारे पास क्या आएगी, तो हम m को इनसाइड मल्टीप्लाई करके, अब इसमें जब हमने x इंटरसेप्ट निकालना है इसका मतलब हमने x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू mx + m, m को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 1 - m इज इक्वल्स टू mx, तो x हमारे पास आ जाएगा 1 - m डिवाइडेड बाय m। ये हमारे पास आ गया जी x इंटरसेप्ट। ठीक है, सेम इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलना और हमने y इंटरसेप्ट निकालना। अब हम करेंगे एट
y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट पे क्या ज़ीरो होगा, x ज़ीरो होगा। ठीक है, तो हम पुट कर देंगे x ज़ीरो इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या थी, y+1 इज इक्वल्स टू m x+1। तो जब हम इसको ज़ीरो करेंगे, आप यहाँ पे x को ज़ीरो पुट कर दो, तो y+1 m 0+1, यानी कि y+1 इज इक्वल्स टू m, और y हमारे पास आ जाएगा m-1। ये हमारे पास आ गया y इंटरसेप्ट। अच्छा, अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा था कि दोनों इंटरसेप्ट इक्वल है। ठीक है, तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, according to the statement x इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू को इक्वल कर दें। x इंटरसेप्ट हमारे पास था 1 - m/m, और ये हमारे पास क्या था, m-1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 1 - m इज इक्वल्स टू m² - m। ठीक है, तो ये m और m कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया m² इज इक्वल्स टू 1, और m आ जाएगा +-1, क्योंकि स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास दो टर्म्स आ जाएंगी +-1 की। ठीक है, तो अभी हमारे पास दो आ गई स्लोप्स, तो अब इसका मतलब है यहाँ से दो इक्वेशन ऑफ लाइन निकलेगी। दोबारा इक्वेशन 3 लिखेंगे, तो 3 इक्वेशन हमारे पास थी y+1 m x+1। ठीक है, तो y+1 m x+1, एक्चुअली इक्वेशन 3 ही हमारा आंसर थी, सिर्फ हमारे पास स्लोप नहीं थी। ये जितना हमने इंटरसेप्ट वाला काम किया, हमने स्लोप फाइंड आउट करने के लिए किया। तो हम लिखेंगे व्हेन m इज इक्वल्स टू +1, व्हेन m इज इक्वल्स टू -1। +1 है तो y+1 इज इक्वल्स टू x+1, तो ये आ जाएगा y - x +1 - 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि y - x इज इक्वल्स टू 0। ये x - y दोनों एक दूसरे इधर उधर जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस साइड पे पुट करेंगे y+1 इज इक्वल्स टू -x+1, तो ये आ जाएगा y+1 इज इक्वल्स टू -x -1, y + x +1 +1 इज इक्वल्स टू 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा x + y + 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास आ गई हमारी दो इक्वेशन ऑफ लाइंस। ठीक है, पॉसिबली इस तरह की दो इक्वेशन ऑफ लाइंस हो सकती हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे मार्क भी कर लें। ये समटाइम वो लॉन्ग के लिए भी दे देता है, कभी कभी इसको शॉर्ट के लिए भी दे देता है तो वैसे टेक्निकली लॉन्ग के लिए नहीं बनता, लेकिन कभी इसको लॉन्ग दे देता है, कभी शॉर्ट दे देता है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट उसने कहा फाइंड द कंडीशन दैट, ये 3 लाइन उसने दी हुई है, उसने कहा तीनों कन्ग्रेंट है। कन्ग्रेंट का मतलब होता है कि एक पॉइंट से पास करती है, यानी कि इस तरह है ये। ठीक है, तो ये आपने कंडीशन बतानी है किस कंडीशन पे है। तो कन्ग्रेंट की जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ना, वो हमारे पास होती है कि इसका हमने डिटर्मिनेंट बनाना होता है, और डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आना चाहिए। डिटर्मिनेंट इसका कैसे बनाना है वो मैं आपको भी बताती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, तीनों इक्वेशन ऑफ लाइंस को आपने नॉर्मल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, जो जर्नल इक्वेशन की फॉर्म है, यानी कि y को उठा के भी दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो हमारे पास लाइन 1 क्या आ जाएगी, m1x - y + c1 इज इक्वल टू 0। लाइन 2 हमारे पास क्या आ जाएगी, m2x - y + c2 इज इक्वल टू 0। लाइन 3 आ जाएगी m3x -y + c3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसका बनाएंगे डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट कैसे बनाते हैं, x के साथ जो भी कोफिशेंट है वो आ जाएंगे यहाँ पे कॉलम 1 में, y के साथ जो है -1 -1 -1, और जो ये कांस्टेंट है c1 c2 c3। ठीक है, ये हमारे पास आ गए। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, चाहे तो आप इसको डायरेक्टली एक्सपेंड भी कर सकते हैं, चाहे आपके पास जैसे 1 क्रिएट हो गए, आप कोई भी 2 रो कॉलम जो है वो 0 बना लो, और फिर भी आप इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम ये करेंगे कि नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेंगे बाहर। ठीक है, अगर मैं एक नेगेटिव साइन कॉमन लेती हूँ तो हमारे पास क्या बनता है, m1 m2 m3 1 1 1 c1 c2 c3।
अब आपको पता है या तो हम इसको कॉलम 1 के हिसाब से एक्सपेंड कर सकते हैं या हम कॉलम 3 के, मतलब यूजली इसी तरह एक्सपेंड करते हैं, तो हम 1 भी उसी तरह ही क्रिएट करेंगे। ठीक है, मिडिल के हिसाब से यूजली हम कम ही एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू भी शिफ्ट करेंगे ताकि ये नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाए। हम इंटर एक्सचेंज कर रहे हैं कॉलम 2 और कॉलम 3 को, तो जब हम कॉलम 2 और 3 को इंटर एक्सचेंज करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा M1 M2 M3 C1 C2 C3 1 1 1 इज इक्वल टू 0। और ये एक नेगेटिव साइन जब आप इंटर एक्सचेंज करते हैं तो एक नेगेटिव साइन और बाहर आ जाता है, तो ये माइनस माइनस आपके पास प्लस हो गए और ये ख़त्म हो गया। अब इससे आगे मैं क्या करने लगी हूँ, रो 1 को रो 2 और रो 3 में से माइनस करूँगी। जब आपने फर्स्ट ईयर में 3rd चैप्टर में ये पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज, तो मैंने आपको बताया था कि 1 1 अगर आपके पास हो तो आपने इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर देना ताकि जितने पॉसिबल आप 0 बना सकें। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या कर रही हूँ, R2 को माइनस कर रही हूँ R1 से, सॉरी R2 में से R1 माइनस कर रही हूँ और R3 में से R1 माइनस कर रही हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास किस तरह की बन जाएगा, ये बनेगी M1 C1 1 M2 माइनस M1 M3 माइनस M1 C2 माइनस C1 C3 माइनस C1 1 माइनस 1 1 माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या टर्म बनेगी, इक्वल टू 0 है ऑब्वियसली, तो इस साइड पे लिख देती हूँ। ये बन जाएगा M1 C1 1 M2 माइनस M1 C2 माइनस C1 0 M3 माइनस M1 C3 माइनस C1 और ये 0। ठीक है, क्रिएट हो गया 0। अब इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे कॉलम 3 के रिस्पेक्ट से, क्योंकि इसमें 2 0 हैं तो हमें एक्सपेंड करना आसान रहेगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 3। ठीक है, यानी कि C3 के रिस्पेक्ट से हम इसको एक्सपेंड करें, तो इसके हिसाब से करेंगे तो जिस रो जिस कॉलम में है वो आपके पास आ जाएगा। पहली टर्म आपके पास चूँकि 1 है तो ये आ जाएगा M2 माइनस M1 C2 माइनस C1 M3 माइनस M1 C3 माइनस C1। अब चूँकि अगले दोनों 0 हैं तो माइनस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, डायगोनल टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, डायगोनल्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, M2 माइनस M1 मल्टीप्लाई होगा C3 माइनस C1 से, तो आ जाएगा M2 माइनस M1 मल्टीप्लाई बाय C3 माइनस C1 माइनस, क्योंकि आपको पता है डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई माइनस ऑपोजिट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे M3 माइनस M1 इंटू C2 माइनस C1 इज इक्वल्स टू 0। नेगेटिव साइन है, दूसरी साइड पे टर्म ले जाएं, M2 माइनस M1 C3 माइनस C1 इज इक्वल्स टू M3 माइनस M1 C2 माइनस C1। ठीक है, तो ये वो हमारे पास कंडीशन है, अगर फुलफिल हो जाए, ये दोनों आपस में इक्वल हो, तो गिवन लाइन जो है वो है कॉन्ग्रुएंट। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी सेम टाइप है। उसने कहा डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ P सच दैट 3 लाइन गिवन है, मीट अ पॉइंट। मीट अ पॉइंट का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, सेम जैसे हमने क्वेश्चन किया सेम इसी तरह हमने इसका डिटर्मिनेंट बनाना है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा, मैंने आपको बताया था तीनों लाइंस के कोफिशिएंट लिखेंगे, जैसे 2 3, पहले x के फिर y के फिर कांस्टेंट। तो x के आपके पास कोफिशिएंट आ जाएंगे 2 3 3, y के आपके पास आ जाएंगे -3 -1 p, और कांस्टेंट आ जाएगा -1 -5 8। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसको इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब आपका दिल करे तो आप चाहे माइनस बना लें, 1 बना लें, 0 बना लें, जितना आप सिंप्लीफाई इसको करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि ये डिजिट है तो इसको मैं डायरेक्टली एक्सपेंड कर रही हूँ रो 1 के रिस्पेक्ट से। ठीक है, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू या बाय रो 1। तो जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 जिस रो जिस कॉलम में है वो छोड़ के बाकी आप लिखेंगे P -5 8 -3 3 जिस रो जिस कॉलम में है उसको छोड़ दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 3
-5 8 प्लस -1, यहाँ पे आपके पास 3 3 -1 और ये आ जाएगा p इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब फर्दर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2, ये आ जाएगा -8, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये आ जाएगा +5p। ठीक है, ये भी माइनस माइनस प्लस, डायगनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, माइनस बाकी दो को मल्टीप्लाई करें तो ये +15 बन जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा -1 3p + 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम इनसाइड मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा -16 + 10p और हमारे पास अगर चूँकि ये हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू है, इसमें p है ही नहीं है, आप कैलकुलेटर में 24 में 15 ऐड कर लें और उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये डायरेक्ट 117 आ जाता है। ठीक है, इसी तरह इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे -3p और ये आ जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। p की टर्म्स आपके पास है 10p -3p तो ये आ जाएगा 7p। बाकी टर्म्स को आप ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा 7p -98 और p आ जाएगा हमारे पास -98/7 विच इज़ इक्वल टू -14 और यही हमने कैलकुलेट करना था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 4.4। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। तो पहले मैं आपको समझा देती हूँ मांगना क्या चाह रहे हैं। लेट्स सपोज मैं इसको कोई उस पर क्वाड्रेंट्स पे या ग्राफ पे ड्रॉ नहीं करी, मैं आपको रेंडमली बस बता रही हूँ कि अगर ये एक ट्राइंगल है तो उसने ए बी सी 3 वर्टिसेस हैं जो उसने हमें दे दिए हैं। ठीक है, इसका भी उसने वर्टेक्स बता दिया, इसका भी बता दिया, इसका भी बता दिया। अब वो कह रहा है जो इसके इनसाइड एंगल है ना, ये इंटीरियर एंगल जो इनसाइड है ये हमने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैं कह देती हूँ एक एंगल अल्फ़ा है, या आप इसको एंगल ए भी लिख लें, ये आप पे है, कोई ख़ास इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्फ़ा भी लिख लें एक ही बात है, एंगल बी लिख लें या बीटा लिख लें या एंगल सी लिख लें या गैमा लिख लें, इट्स अप टू यू। ठीक है, वो कह रहा है ये 3 एंगल आपने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो अगर लाइन ए बी की स्लोप को मैं m1 कह दूँ, लाइन बी और सी की स्लोप को मैं m2 कह दूँ, लाइन ए और सी की स्लोप को मैं m3 कह दूँ, तो मेरे पास जो लेट्स सपोज पहला एंगल है ए, इसका फॉर्मूला मेरे पास बनेगा m3 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m3 इंटू m1। वो कैसे? एंगल जो आपके पास है उसके साथ जो लाइंस अटैच हैं उनकी स्लोप क्या है, m3 और m1। ठीक है, बेस को बाद में। इसी तरह जब b की बात आएगी तो m1 m2, इसी तरह जब c की बात आएगी तो m3 m2 और m3। ठीक है, ये यूज़ होंगे। ये तो थोड़ा सा हो गया। अब सबसे पहले इतना तो हमें पता चल गया कि सबसे पहले तो हमने करनी है स्लोप्स फाइंड आउट, क्योंकि उसी के बाद ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो चलिए पहले करते हैं स्लोप फाइंड आउट, उसके बाद हम ये फॉर्मूला दोबारा अप्लाई करते हैं कि ये किस तरह से अप्लाई होगा। तो सबसे पहले तो हम स्लोप निकालते हैं लाइन ए बी की, तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी। सपोज कर लेते हैं ये m1 है, तो स्लोप का 2 पॉइंट फॉर्मूला तो आपको याद होगा, नहीं याद तो मैं लिख देती हूँ y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 7 माइनस 1 2 माइनस 1। ठीक है, तो यानी ए भी है ना, 7 माइनस 1 2 माइनस 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 ओवर माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू -3/2। तो ये हमारे पास स्लोप आ गई m1। अब हमने निकालनी है स्लोप ऑफ BC, इसको हम कह देते हैं m2। फॉर्मूला आपके पास यही रहेगा -7 -7 -6 -2, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -14/-8 विच इज़ इक्वल्स टू 7/4। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड स्लोप होगी। अब हमने निकाली है थर्ड स्लोप। अब हम लिखेंगे स्लोप ऑफ AC, इसको हम कह देते हैं थर्ड स्लोप, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी -7 -1 डिवाइडेड बाय -6 -6, और ये आ जाएगा जी -8/-12 विच इज़ इक्वल टू 2/3। ये स्लोप आ गई हमारे पास, तीनों स्लोप्स आ गई। अब हम एंगल फाइंड आउट करते हैं। तो पहले एंगल A
फिर बी, फिर सी, तीनों को ग्रेजुअली बारी बारी हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये बस समझ लीजिएगा कि ए एंगल M3 और M1 के साथ बन रहा है, बी M1 M2 के साथ बन रहा है, सी 2 और 3 के साथ। ये कनेक्टिविटी रखिएगा 3 1 1 2 2 3। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, टेंजेंट एंगल ए को मैं अल्फा कह देती हूँ, M3 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M3 इंटू M1, ये आ जाएगा 2/3 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2/3, और ये आ जाएगा माइनस 3/2। तो जब आप इनका एलसीएम लेंगे, कैलकुलेटर से बेशक कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13/6। और अब इसको देखिएगा, ये 3 3 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, -1 बच गया। 1 -1 हमारे पास क्या होता है, 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 13/6 डिवाइडेड बाय 0 विच इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो ये आ जाएगा टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। अब कैलकुलेटर में तो आप इन्फिनिटी नहीं लिख सकते, लेकिन आप 1/0 लिख सकते हैं। बट ये हमेशा याद रखिएगा कि टेंजेंट कहाँ अल्फा होता है, ओनली 90 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास अल्फा का आंसर आ गया 90 डिग्री। इसी तरह अब हम सेकंड एंगल जो है वो कैलकुलेट करेंगे, वो हमारे पास है टेंजेंट बीटा, यानी कि बी का एंगल। ये आ जाएगा जी हमारे पास, बीटा आ जाएगा जी M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2, वैल्यूज़ इसकी पुट करते हैं, -3/2 -7/4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस -3/2, और ये आ जाएगा 7/4। ठीक है, ये आ जाएगा -13/4, ये आ जाएगा -13/8, तो 13 13 कैंसिल हो जाएंगे, और ये हमारे पास अल्टीमेटली बचेगा 2 आंसर। ठीक है, तो टेंजेंट बीटा हमारे पास क्या आ गया, 2, और बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा, ये आ गया आंसर। ठीक हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट कैलकुलेट। नेक्स्ट का मैं आपको फॉर्मूला भी बता देती हूँ, आप फॉर्मूला बी लगा सकते हैं, यानी कि अगर मैंने टेंजेंट गैमा के लिए लगाना है तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, वो बनेगा M2 माइनस M3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 इंटू M3। आप वैल्यूज़ पुट करेंगे इसकी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये भी आप इससे कर सकते हैं जैसे पहले किया। और इसके अलावा भी मैं एक चीज़ बता देती हूँ, आपको पता है एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 होता है। तो जब आपके पास 2 आ गए हैं तो तीसरा तो फॉर्मूला भी लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, वैल्यूज़ जस्ट पुट करें। गैमा आ जाएगा 180 माइनस बीटा माइनस अल्फा, सॉरी, तो गैमा आपके पास क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 माइनस 63.43, ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास कैलकुलेटर से माइनस कर लें तो डायरेक्ट 26.57 डिग्री आपके पास गैमा आ गया। आपको इस तरह से कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप इसी तरह कैलकुलेट करना चाह रहे हैं और वो फोर्स कर दे कि बाय यूजिंग द फार्मूलाज, तो फिर आप वो भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। इसमें आपने गैमा इस साइड पे रखना है, टेंजेंट इनवर्स दूसरी साइड पे ले जाएं, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्टली यही आपके पास आंसर आएगा। तो अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में भी हमारे पास 3 वर्टिसेस गिवन है। अगेन हमने तीनों की स्लोप फाइंड आउट करनी है और उसी तरह फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं। तो मैं डायरेक्ट स्लोप फाइंड आउट करने पे जा रही हूँ। स्लोप ऑफ ए बी मेरे पास हो जाएगी, इसको मैं M1 कह देती हूँ, -3 + 5 डिवाइडेड बाय -4 -2 विच इज़ इक्वल टू -1/3। इसी तरह स्लोप ऑफ बी सी आ जाएगा M2 which is equals to 5 + 3 divided by -1 - 2 which is equals to 8/3। अब आ जाएगा आपके पास स्लोप ऑफ ए सी M3, या आपके पास आ जाएगा 5 + 5 -1 + 4 which is equals to -10/3। अगर आपको ये फार्मूलाज भूल गए हैं तो अभी प्रीवियस ही आप देखें क्वेश्चन, इसी का जो मैंने पार्ट किया है ये कुछ मिनट पहले, उसमें मैंने आपको डिटेल में ये समझा दिया था, इसलिए इसमें हमने डायरेक्ट वैल्यूज़ निकाली हैं। ठीक है, अब हम निकालते हैं एंगल। तो सबसे पहले टेंजेंट अल्फा निकाल लेते हैं, जो M1 माइनस M3 1 प्लस M1 इंटू M3 आ जाएगा। वैल्यूज़ पुट करेंगे, -1/3 प्लस 10/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस
-1/3 -10/3, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/19/9। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये डायरेक्ट आपके पास आंसर आ गया। ठीक हो गया, 3 3 ज़ार 9 है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 10 एलसीएम लेंगे तो ये 19/9 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कैंसिल हो जाएंगे, 9 है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 27/19 आ जाएगा। तो अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, टेंजेंट अल्फ़ा हमारे पास आ गया 27/19, मतलब अल्फ़ा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 27/19। कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करेंगे तो 54.847 आ गया। ठीक हो गया, अब इसी तरह हम बीटा कैलकुलेट कर लेंगे। तो टेंजेंट बीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 इंटू m1 विच इज़ इक्वल्स टू 8/3 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 8/3 एंड 1/3। तो ये आ जाएगा आपके पास 9/3, और ये हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा जी 9, और ये माइनस में था बिल्कुल, तो ये आ जाएगा जी डायरेक्ट अगर मैं इसका लिखूं तो ये हमारे पास 1/9, तो ये जब 9 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 3 और 3 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास डायरेक्ट आएगा 27। तो टेंजेंट बीटा हमारे पास आ जाएगा 27 डिग्री। तो अगर हमने बीटा कैलकुलेट करना है, टेंजेंट इनवर्स 27 डिग्री, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा इज इक्वल्स टू 87.88 डिग्री। अगेन अगर आपको मैंने अभी बताया था आपका दिल करे तो आप थर्ड फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, अदरवाइज मैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है। गैमा फाइंड आउट करना है तो ये आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास क्या है, 54.87 डिग्री, बीटा की है 87.88 डिग्री, और डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 37.26 डिग्री गैमा। इसको आप काउंटर चेक भी कर सकते हैं तीनों को ऐड करके, अगर 180 आता है तो इसका मतलब है तीनों ही एंगल आपके करेक्ट आए हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हुज साइड्स आर गिवन। अब उस क्वेश्चन में उसने क्या किया है, वर्टिसेस नहीं दिए, ये एक ट्राइंगल है, वो कह रहा है ये इनसाइड एरिया आपने फाइंड आउट करना है। उसने क्या किया है, ये जो 3 लाइन्स बनती है ना 1 2 3, इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन्स दे दी है। ठीक है, जबकि एरिया का हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ x1 y11 x2 y21 x3 y31, ये हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है। मतलब ये जो तीनों वर्टिसेस है ना 1 2 3, ये आपने 1 2 3 यहाँ पे पुट करने हैं। मतलब अब हमारे पास वर्टिसेस नहीं है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, उससे हमने पहले ये वर्टिसेस फाइंड आउट करनी है, ये A B और C। कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत आसान है। ये देखें, ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं तो एक वर्टेक्स बनता है। मतलब इन दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। सिमिलरली ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन B है आपके पास। इसी तरह ये 2 इक्वेशन ऑफ लाइन है, इनके इंटरसेक्शन से C बनता है। तो हमने सिंपल क्या करना है, साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व करना है, हमने x और y के पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है, तो हमारे पास रिक्वायर आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनको नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 1 कह देती हूँ, इसको 2 कह देती हूँ, और इसको हम 3 कह देते हैं। ठीक है, तीनों को हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, पहली 2 को सॉल्व कर लेती हूँ। ठीक है, तो हम लिखेंगे सॉल्विंग 1 एंड 2। अब इन दोनों में अगर मैं इनको सिंपल ऐड कर लूँ तो y माइनस और प्लस का कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग। अब यहाँ पे आप लिख लीजिएगा सब्ट्रैक्टिंग, तो ये आपके पास आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0 7 ये भी सॉरी x था, माइनस y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 2 में से 1 को कर लें, 1 में से 2 को कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब चूँकि ये देखिए ऑपोजिट साइन है, कैंसिल हो गए, यह है 17x माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन नेगेटिव का 51 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो x हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा,
x आ जाएगा 51/17, x की वैल्यू आ गई। अब ये x की वैल्यू इन दोनों में से कहीं भी पुट कर लें, ठीक है, आपके पास रिक्वायर आंसर आ जाएगा। मैं फर्स्ट वाले में पुट कर लेती हूँ, ठीक है। तो हमारे पास 7x माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0 था। 7 51/17 माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0 है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, y को आप दूसरी तरफ ले जाएं तो आपके पास ये टर्म बन जाएगी 7 × 51 डिवाइड बाय 17 और -10। सिंपल इनको मल्टीप्लाई करना है और आपने इनका एलसीएम लेना है, ठीक है। ये कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी वो बड़ी डील नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज़, 51/17 3 होता है, ये ज़रा ये 3 होता है, तो 7 3 आपके पास क्या आ जाएगा 21। 21 माइनस 10 आपके पास क्या आ जाएगा 11। तो हमारे पास सिंपल सा पॉइंट आ गया। ये मुझे तब याद भूल गया था कि फ्रैक्शन इसका मैं निकाल लूँ, ठीक है। तो पॉइंट ए हमारे पास आ गया, ये आ जाएगा 3 और 11, एक पॉइंट आ गया। अब हमने पॉइंट बी जब निकालना है, ये देखें पॉइंट बी है तो ये दो इक्वेशंस यानी कि जो दूसरी और तीसरी उनको मिला के हमने करना है, ठीक है। तो अब हम दोनों इक्वेशंस को यूज़ कर लेते हैं फ्रॉम 2 एंड 3। हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3, मतलब आपने आपस में तीनों ही इक्वेशंस को सॉल्व करना है और आंसर फिर आपके पास बनेगा। अब ज़रा देखिएगा, इक्वेशन 2 और 3 में से कोई भी सिमिलर नहीं है, लेकिन हमें सिमिलर बनानी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए y यहाँ पे अकेला है, यहाँ y के साथ 2 है, तो हम इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि इनका कोई एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम हो जाए, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ इसको, 10x प्लस वाई माइनस 41 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 20x प्लस 2y माइनस ये आ जाएगा 82 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, थर्ड वाली इक्वेशन को इसके अंदर ऐड करेंगे, 3x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ आके आपने डिसाइड करना है कि आपने इनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आप गौर से देखें तो जब कोफिशिएंट एक जैसे हैं, सिर्फ साइन आपके पास चेंज आ रहे हैं तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्शन से क्या होता है, ये साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। साइन चेंज हो जाएंगे तो ये कैंसिल हो गया। 20 माइनस 3 आपके पास आ जाएगा 17x, और माइनस माइनस आपके पास मतलब प्लस होता है, लेकिन साइन आपके पास बड़ी टर्म का ही आता है तो माइनस आ गया, तो ये आपके पास 85 आ गया 0 के। तो x आपके पास आ जाएगा 85/17, ये आपको नज़र आ रहा है 85/17, और ये हमारे पास आता है इक्वल टू 5। अब x की वैल्यू आ गई तो हम y की कैलकुलेट करेंगे, किसी एक में पुट कर लें। तो मैं पुट कर रही हूँ इक्वेशन सेकंड में, तो ये आपके पास इक्वेशन सेकंड है 10x प्लस वाई माइनस 41 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 10 × 5 प्लस वाई माइनस 41 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 41 माइनस 50, ठीक है। 41 माइनस 50 हमारे पास क्या आ जाएगा -9। तो हमारे पास बी पॉइंट क्या बना 5 एंड -9। ये ज़रा गौर कीजिएगा कि मैंने हर पेज में जो भी हमारा रिक्वायर आंसर है उसको बोल्ड कर देना आपने फ़ॉरन बॉक्स के अंदर, ताकि ये देखिए पूरे क्वेश्चन में आपने बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस की होंगी, पेपर में करते हुए बार बार आप सॉल्विंग दिस मल्टीप्लाइंग दिस समटाइम नहीं लिख पाते, लेकिन आपने अपने आंसर्स इस तरह से क्लियर दिखा देने। अब हमने क्या करना है, 2 पॉइंट आ गए, थर्ड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करना है वो हमने करना है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से। अब इसमें देखें सिमिलर कुछ भी नहीं है, 2 है सॉरी y है, इसमें y के साथ 2 है, यहाँ y के साथ कुछ नहीं है, तो हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और देन सिंपली ऐड करेंगे। इसकी वजह ये कि इनके साइन ऑलरेडी ही ऑपोजिट हैं, तो हम यही काम करते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो थी उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो 7x माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 14x माइनस 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 3 थी 3x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपको साइन चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये ऑपोजिट है, ये कैंसिल हो जाएगा। 17x प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन अगेन
बड़ी रकम का ही आपके पास आता है, x आ जाएगा 17/17 विच इज़ इक्वल टू 1। अब आपने y कैलकुलेट करना है, तो इक्वेशन 1 में मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ। इक्वेशन 1 मेरे पास ये थी, इसके अंदर मैं x की वैल्यू पुट करूँगी विच इज़ इक्वल टू 1। 7 माइनस वाई माइनस 10 इज़ इक्वल टू 0। तो y आपके पास आ जाएगा जी 7 माइनस 10, वाई इज़ इक्वल टू -3, ये आ गया। तो इसका मतलब है C पॉइंट हमारे पास बन गया 1 -3। इसको भी मैंने फ़ौरन से पहले बॉक्स में बंद कर दिया। तो ये हमारे पास आज की थर्ड वैल्यू आ गई। अब हम लगाएंगे फार्मूला, क्योंकि बेसिक काम तो हमने कैलकुलेट करना था एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज़ ट्राइंगल 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। वैल्यूज़ पुट कर देंगे 1/2, तो x1 y1 की जगह A का पॉइंट आ जाएगा, x2 y2 की जगह B का पॉइंट आ जाएगा और यहाँ C का पॉइंट आ जाएगा। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में एक्सपेंशन इसकी सीखी होगी। मैं इसको एक्सपेंड कर रही हूँ कॉलम रो 1 के रिस्पेक्ट से, तो हम यहाँ लिख देंगे एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू रो 1। तो आ जाएगा 1/2। 3 जिस रो जिस कॉलम में है उसको छोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा -9 1 -3 1। नेक्स्ट हमारे पास -11 है, जिस रो जिस कॉलम में है उसको छोड़ देंगे, 5 1 1 1 प्लस 1 जिस रो जिस कॉलम में है उसको छोड़ देंगे, तो आ जाएगा 5 -9 1 -3। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2। 3 मल्टीप्लाई करेंगे -9, तो ये आ जाएगा -9 + 3। इसी तरह 5 -1, तो ये आ जाएगा -15 + 9। 9 -9 + 3 -6 मल्टीप्लाई करेंगे तो -18। इसी तरह ये आ जाएगा 4 और -44, ये हमारे पास आ जाएगा 6। तो बाहर साइन नेगेटिव, सॉरी ये माइनस है ना कैपिटल, तो ये कैपिटल कह रही हूँ बड़ी रकम, तो ये -6 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/2 -68 विच इज़ इक्वल टू -34। अब एरिया किसी भी चीज़ का आपके पास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका मतलब हम नेगेटिव साइन इग्नोर कर देंगे, तो हम कहेंगे 34 इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आ गया जो हमें चाहिए था। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। उसने कहा द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर ए बी एंड सी। ये 3 वर्टिसेस हैं ट्राइंगल के। फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का जो सर्कम सेंटर है ना, वो पॉइंट फाइंड आउट करना है। पहले तो हम देखते हैं सर्कम सेंटर होता क्या है। सर्कम सेंटर हमारे पास क्या है, ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये हमारे पास, हम लेट्स सपोज कर लेते हैं जी ए बी, अच्छा लेट्स सपोज दोनों एक ही वर्ड है ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, इसका मिड पॉइंट ले लें और इसका मिड पॉइंट ले लें। सपोज करते हैं ये डी है और ये हम कोई ले लेते हैं ई ले लेते हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। अब ये याद रखिएगा ये परपेंडिकुलर है और यहाँ से परपेंडिकुलर, तो ये जो इससे पॉइंट बनता है ना आई, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये परपेंडिकुलर वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये उसने कहा है कि सर्कम सेंटर हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये ए और बी का मिड पॉइंट, ए और सी का मिड पॉइंट ई फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, फिर देखते हैं हम आई तक कैसे पहुंचते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे मिड पॉइंट डी जो कि बिटवीन ए और बी के है। ठीक है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला अगर आपको याद हो मैं पहले लिख देती हूँ, x2 + x1 डिवाइडेड बाई 2, y2 + y1 डिवाइडेड बाई 2। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। ये आपके पास x1 y1, ये x2 y2, या इसको x1 y1 रख दें, उसको x2 y2 रख लें, क्योंकि दोनों ने ऐड होना है तो वो इतना कोई मसला नहीं होता। तो ये हमारे पास d आ जाएगा -2 -4 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा हमारे पास 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू -3 और 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमें मिड पॉइंट चाहिए ई। मिड पॉइंट ई हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 + 3 डिवाइडेड बाई 2,
और 3 + 5 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ई जो है वो ए और सी के दरमियान है, तो अब ए और सी के पॉइंट आपने लेने हैं। इनको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास 1/2 आ गया, 5 6 7 8 ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो ई हमारे पास आ गया 1/2 एंड 4, ये आ गया। अब दूसरी चीज़, अब ये देखें, ये जो एक पॉइंट है ना, ये एक पॉइंट, ये हमारे पास आ गया ये डी का, इस लाइन का एक पॉइंट आ गया, इस लाइन का भी मेरे पास एक पॉइंट आ गया। अब ए और बी की हमारे पास स्लोप क्या होती है, हमने ये स्लोप बी फाइंड आउट करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे लाइन ए बी और बी ए सी की। अब ये पॉइंट आपके जहन में आएगा कि स्लोप का इससे क्या ताल्लुक, तो हम पहले स्लोप निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको ताल्लुक भी इसका बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे स्लोप ऑफ ए बी। ए बी की स्लोप को हम लेट्स सपोज m1 कह देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास, आपको पता है y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1 होती है, तो आ जाएगा 1 - 3 डिवाइडेड बाय -4 + 2 विच इज़ इक्वल टू -2/-2 विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा इस पॉइंट को आपने गौर से समझना। ए बी पे परपेंडिकुलर है डी आई, ये डी आई परपेंडिकुलर है, तो अगर ए बी की स्लोप 1 है तो परपेंडिकुलर की क्या होगी, -1। रेसिप्रोकल विद माइनस है ना, ये चीज़ मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने पढ़ी हुई है कि m1 × m2 इज इक्वल टू -1, ये परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है। मतलब अगर आपके पास एक स्लोप है तो दूसरी नेगेटिव साइन के साथ रेसिप्रोकल होती है। तो अब हम लिख लेंगे स्लोप ऑफ डी आई इज इक्वल टू -1, ये हमारे पास स्लोप आ गई। सेम इसी तरह हम फाइंड आउट करेंगे, बल्कि अब हमारे पास स्लोप भी आ गई है और एक पॉइंट भी आ गया, साथ साथ ही काम करते हैं। ये देखें, ए बी की स्लोप आ गई, उससे हमने डी आई की स्लोप निकाल दी। अब डी आई जो लाइन है, इसका एक पॉइंट भी मेरे पास है और इसकी स्लोप भी है, तो क्या मैं इक्वेशन ऑफ लाइन इसकी निकाल सकती हूँ। सिमिलरली इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालूंगी, और ये जो है वो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक्चुअली हमें ये डी आई और ई आई इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी थी ताकि मैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकूं, ठीक है। तो मैं साथ ही इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन भी लिख लेती हूँ। तो ये आ जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन डी आई इज, तो 1 पॉइंट फॉर्म इसके स्लोप और पॉइंट फॉर्म आ जाएगी, तो m x - x1 y। अब यहाँ पे आपने y1 और x1 किसको पुट करना है, ये जो d आपने फाइंड आउट किया था, ये d निकाला था ना, ये आपके पास आपके x1 और y1 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास -2 -1 x और ये आ जाएगा +3, तो y -2 इज इक्वल टू -x -3, ठीक है। एक साइड पे ले जाएं, x + y + 1 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास एक इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। इसको हम इसको हम कह देंगे 1, ठीक है। ये हमने क्या किया, y - y1 इसमें स्लोप पुट की हैं, इनको आप पॉजिटिव कर दिया, मतलब y इधर है तो x भी उठा के उधर ले जाएं, -3 भी दूसरी साइड पे ले जाएं, तो आपके पास आ जाएगा 3 - 2 विच इज़ इक्वल टू +1, ये हमारे पास आ गई। अब हम स्लोप निकाल लेंगे ए सी की, अब हम दूसरी लाइन पे काम करेंगे। अब लिखेंगे स्लोप ऑफ ए सी, ठीक है। ए सी की स्लोप हमारे पास, इसको हम लेट्स सपोज कर लेते हैं m2 है, तो 5 - 3 डिवाइडेड बाय 3 + 2 विच इज़ इक्वल टू 2/5। तो ये हमारे पास आ गई ए सी की स्लोप। तो अगर ये ए सी की स्लोप है तो ई आई की स्लोप क्या होगी, रेसिप्रोकल ऑफ दैट। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ ई आई या आई ई, तो इसका रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन, तो ये हमारे पास स्लोप आ गई। इसकी स्लोप भी है और ई पॉइंट भी है, तो अब इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन हम निकालेंगे। तो हमारे पास स्लोप थी ई आई की, स्लोप जो थी वो हमारे पास आई -5/2, और पॉइंट ई का हमारे पास क्या था, जो हमने मिड पॉइंट निकाला था वो हमने निकाला था 1/2 एंड 4। अब लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ लाइन, ये देख लें, अब लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इज इक्वल टू m x - x1, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे सिंपली, तो ये हमारे पास आ जाएगा y - 4 इज इक्वल टू -5/2 और ये आ जाएगा x - 1/2, ठीक है। 2 को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, 2y - 8 - 5x
प्लस 5/2, तो ये आ जाएगा 2y प्लस 5x माइनस 8 माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका आपने सिंपल एलसीएम लेना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास, जब एलसीएम लेंगे या डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी आप कैलकुलेट कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा -21 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर से भी कर लें क्योंकि ऑलरेडी ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। 2 को हम क्या कर देंगे, एलसीएम लेके दूसरी साइड पे ले जाएंगे, कॉमन लेके, या आप ये भी कह सकते हैं ये आ जाएगा 4y प्लस 10x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशंस हैं, एक ये इक्वेशन है और एक जो हमने निकाली वो हमारे पास क्या, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये दो इक्वेशंस आई हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं इसको कोई भी एक कोफिशिएंट एक जैसा कर लें। मैं इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर रही हूँ 10 के साथ, मैं y को सिमिलर करना चाह रही हूँ, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 10x प्लस 10y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर मैं एडअप कर रही हूँ ये आ जाएगा 4y 10x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये 10 है आपके पास। ठीक है, अच्छा अब आप देखें ज़रा, अब देखें ज़रा कौन सिमिलर हुआ, जिसको भी आप कॉमन कर रहे हैं। देखिए एक्स वाई है ना, आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें या आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स वाई में से किसी एक ने तो सिमिलर बनना था। अब चूंकि सबके साइन सेम है तो मैं नेगेटिव कर दूँ, माइनस कर दूँगी आपस में ताकि ये कट हो जाए। तो ये मेरे पास 10 माइनस 4 आ जाएगा 6y प्लस 41 इज इक्वल टू 0, 21 प्लस 10 31। तो y मेरे पास आ जाएगा -31/6। फिर स्क्रीन से बाहर चला गया, ये आ गया जी 31/6। ठीक है, ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई है। अब x की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में मैं इसी इक्वेशन में पुट करूँगी, तो ये मेरे पास आ जाएगा x -31/6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x आ जाएगा आपके पास 31/6 माइनस 1। आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आपके पास बनेगा 25/6। ठीक है, तो हमारा पॉइंट कौन सा आ गया, आप लिखेंगे हेंस i इज इक्वल टू 25/6 31/6 विद नेगेटिव साइन। ये हमारा i आ गया। ठीक है, तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज जो है 4.4 कंप्लीट होती है। ये लास्ट वाले दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं एज अ लॉन्ग के। थैंक यू।